हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 और 10 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। दोनों ही दिनों के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूँ इस वीडियो में। एंड तक देखना, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग कल का रिविजन करेंगे। तो कल यानी कि जब लास्ट बार बना था डेली करंट अफेयर, उसका रिविजन देखिए। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, भले से डिले हो जाती है, कभी कभी नहीं आती करंट अफेयर, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। कल मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड हुआ है, अक्टूबर का पार्ट 2 अपलोड हुआ है, जो छूटा था वो भी मैंने कवर करा दिया है, उसको भी जा करके आप लोग देख लीजिए। जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं सब कवर कराया जा रहा है, कोई भी वीकली नहीं छूटेगा, कोई भी मंथली नहीं छूटेगा, ठीक है। थोड़ा सा देर से आएगा अगर, लेकिन आएगा जरूर। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम में अपना एक ब्रांच खुलेगा, ऑस्ट्रेलिया की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। एचएसबीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ब्रेडन नेल्सन। और फीफा शांति पुरस्कार पहला मिला डोनाल्ड ट्रंप को। परप्लेक्सिटी एआई के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भारत ने मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था 600 टी20 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बने सुनील नरेन। एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने वाले नेतृत्व के लिए एसेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला शार्दुल एस सौरफ को। स्वराज कौशल जी का निधन हो गया है। ये मिजोरम के राज्यपाल रह चुके थे। सुषमा स्वराज जी, जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, स्वर्गीय, उनके हस्बैंड थे। और बासिर स्वराज के पिता हैं, जो कि एक सांसद हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन थे लास्ट दिन के, जिनका आपने रिवीजन किया। क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से सॉल्व कर लेना। हर दिन का वहां पर आ जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो डेली करंट अफेयर वाली, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, अगर यूट्यूब से ना जा रहा हो तो। और टेलीग्राम पर भी सेम चीज़ पहुंच जाया करेगी। तो कोई सा भी जो भी आप चलाते हो, उसको वहां पर एमजेटी एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करो। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाते हैं। नाम से स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के विरोध में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, एंटी करप्शन के लिए। करप्शन की वजह से देश बर्बाद हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप बगल में पाकिस्तान देख लो, करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पर। करप्शन इंडिया में भी है, ग्राउंड लेवल तक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करप्शन हो ही जाता है। और हालांकि अब काफ़ी कुछ कम हुआ है डिजिटलाइजेशन की वजह से, लेकिन फिर भी करप्शन हो ही जाता है ना। तो करप्शन ना हो दुनिया में, लोग करप्शन के प्रति अवेयर हो सकें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए। थीम इस बार की है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। अभी के लिए जो चल रहा है ठीक है, जिनकी आदत पड़ गई है उनका आदत कैसे ही सुधारा जाए, लेकिन जो यूथ है उसको हम लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि वो आने वाले समय में अपने इंटीग्रिटी के लिए डेडिकेट हो सके, वो करप्ट ना हो। अब जैसे अभी एग्ज़ाम में वगैरह में घूसखोरी हो जाती है, घूस लेकर के, पैसे लेकर के, और वो पेपर लीक करके वो एग्ज़ाम में डला देते हैं, मतलब नौकरी दिला देते हैं। अब जो बंदा 10 लाख 20 लाख दे करके घुसा होगा किसी सरकारी नौकरी में, तो वो 10-20 लाख कहीं से इकट्ठा किया होगा, ये रिश्तेदार से मांग करके, लोन लेकर, या कहीं से इधर उधर यार दोस्त से लेकर के। तो पहले पहुंचेगा तो वो करप्शन करके वो पहले पैसे चुकाएगा। तुरंत तो पैसा मिल नहीं जाएगा, 10-20 लाख 50 लाख तुरंत हर महीने की सैलरी तो आती नहीं है। तो पहुंचने के बाद तो पहले वो निपटाएगा, करप्शन करना वहाँ शुरू करेगा। अब जब करेगा, मज़ा आने लगेगी, तो वो भी करप्ट हो जाएगा। ऐसे ही सरकारी ढांचे में करप्शन चलता है, इसीलिए पेपर लीक वगैरह करना सबसे बड़ा कानूनी जुर्म होना चाहिए। चलिए, ये प्रमुख दिवस हैं, हम लोगों ने रिवीजन किया था लास्ट बार, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाल ही में किसने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया? अर्थ समिट, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। ये गांधीनगर में उद्घाटन किया गया है। गांधीनगर के सांसद हैं अमित शाह जी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो यहाँ पर उन्होंने ये अर्थ समिट का उद्घाटन किया। 5 से 6 दिसंबर तक आयोजित हुआ। नाबार्ड और IAMAI के द्वारा मिलकर आयोजन किया गया था। तो इसका ये दूसरा संस्करण था, यानी पिछली बार हुआ था लास्ट वाला, पहला वाला। थीम रखी गई थी सहयोग, नवाचार, समावेशी विकास के माध्यम से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना। तो इंडिया की जो विलेज इकोनॉमी है उसको बदलने के लिए ये आयोजन किया गया था, अर्थ समिट, ठीक है। सहकार साथी पहल का ये हिस्सा भी है। अगला, ये प्रमुख और आयोजन सम्मेलन है, आज रिवीजन दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए।
23वां भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, अभी जब आए थे व्लादिमीर पुतिन। 60वां डीजीपी आईजीपी का सम्मेलन नया रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन इस बार जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे, काफी विवाद भी हुआ था, पीएम मोदी गए थे। 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन मुंबई में। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तमिलनाडु में। दूसरा WHO का पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ब्राजील में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, ब्राजील में हुआ। और 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया या UMI सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था, ये दुबई में हुआ, UAE में। ठीक है जी। एक और जरूरी बात देखिए, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक साल की बेस्ट ई बुक होती है आपकी, जो पिछली बार बुक संस्करण में आता था अभी तक, इस बार बुक नहीं आया है, इस बार ई बुक फॉर्मेट से आपको काम चलाना है। वार्षिकांक होता है, जनवरी से लेकर के अब तक का सारा करंट अफेयर्स में होता है, चैप्टर वाइज होता है, 5000 प्लस इसमें प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस, ऑप्शंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब रहते हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल और भी मैप, ये सब इमेजेस यूज करके आपको दिए जाते हैं कंटेंट। इंडेक्स आप देख सकते हो, हर एक टॉपिक आपका कवर कराया गया है, कोई सभी टॉपिक छूटता नहीं है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, बजट हो, या फिर आपका राज्यों से संबंधित स्टैटिक जानकारियां हो, ये सब इसमें रहता है। खेल खिलाड़ी हो, उसमें भी जो भी इस साल के या पिछले साल के जो बड़े गेम्स हुए हैं, जैसे ओलंपिक 2024 में हुआ था, वो भी यहाँ पर रखा गया है। तो जिससे जो बड़े एग्जाम्स, जो बड़े इवेंट हुए रहते हैं, वो भी जानकारी, चाहे वो भले से 2 साल पहले में हुआ रहा है, वो भी जानकारी रहती है। तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है करंट अफेयर का साल भर का। इस ई बुक को आप ले सकते हो मात्र 99 रेट्स में, और ये ई बुक मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। जो लोग एंड्रॉयड ऐप नहीं चलाते हैं वो UPI के माध्यम से ले सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, इसमें भी समय समय पर जानकारी आपको दी जाती रहती है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक पिन कमेंट में है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किसको भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का CEO नियुक्त किया गया? भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के CEO ये नियुक्त किए गए हैं अभी विक्रम साहू। विक्रम साहू को अप्रूवल लेना पड़ा RBI से, क्योंकि मैंने आपको नियम पहले भी बताया है कि RBI का बैंकिंग सेक्टर को लेकर के 2 महत्वपूर्ण नियम है। कौन कौन सा? RBI ने एक तो कहा है कि जो भी प्राइवेट बैंकें होंगी उनके जो CEO होंगे वो मैक्सिमम 15 साल तक लगातार रह सकते हैं। दूसरा नियम ये कि जब भी CEO चेंज होंगे या MD चेंज होंगे तो RBI से अप्रूवल लेना होगा। RBI अप्रूव करेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे, किसी और को नियुक्त कर पाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब जांचा खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि वो व्यक्ति कहीं करप्ट तो नहीं है। तो ये 2 नियम लागू करता है RBI सभी बैंकिंग के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी बैंकों के लिए। तो ऐसे में जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसका इंडिया के लिए यहाँ पर CEO नियुक्त करना था, तो RBI से मंजूरी लेनी पड़ी। विक्रम साहू को उन्होंने नियुक्त किया, RBI ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये काकू नखाते के स्थान पर आए हैं। काकू नखाते 15 वर्ष तक रहे थे, नियम नंबर 1। ठीक है, 15 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये हुआ, काकू नखाते की जगह पर अब आ गए हैं विक्रम साहू। बैंक के इंडिया कंट्री एग्जीक्यूटिव के रूप में ये कार्यरत थे। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ अमेरिका की। शार्लोट उत्तरी कैरोलिना में इसका हेडक्वार्टर है, और एमादेओ पीटर जियागिन ये इसके संस्थापक हैं। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया गया? मिस्ट स्प्रे सिस्टम अब शुरू किया गया है दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में। ये क्या होगा? ये बेवकूफ़ बनाने की एक मशीन है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का मतलब जहाँ जहाँ पर इनके अनुसार तो ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण क्षेत्र है, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट है, वहाँ पर ये एक स्प्रे सिस्टम लाएंगे जिससे वो पानी का ऐसे पिचकारी टाइप का मारता रहेगा, है ना। ये तो वैसे ही हुई कि जैसे समझो कि होता नहीं, गाँव में जो कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ पर जब तेज़ी से गाड़ी निकलती है तो धूल उड़ती है। तो धूल उड़ती है तो जिनके गांव में घर होगा बढ़िया से जानते होंगे, तो क्या करते हैं गर्मियों में वो पानी मार देते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर धूल उड़ने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो 1-2 घंटे बाद अगर मन किया तो फिर पानी मार देते हैं। तो ऐसे ही ये पानी मारने का काम कर रही हैं कि जहाँ प्रदूषण है वहाँ पर ये हल्का हल्का फुवारा मार देंगे। मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है कि प्रदूषण हो ही ना। इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है? वहाँ पर चाइना में भी आज से 10-12 साल पहले बीजिंग शहर में सबसे ज़्यादा AQI रहा करता था।
सबसे हाईएस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका वो रहा करता था, सबसे प्रदूषित शहर था। लेकिन आज उसका AQI 50 पर पहुंच गया है। भारत में नई दिल्ली में स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड ये सिटी बन गया है आज के टाइम पर। और यहाँ पर अब फव्वारा मारने का काम कर रही हैं ये रेखा गुप्ता जी, ठीक है, यहाँ के CM है। खैर, मिस्ट स्प्रे सिस्टम होगा, ये पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रेयर होगा, जगह जगह पर खंभे गाड़ करके, मतलब पोल टाइप में माउंट करके स्प्रे करवाएंगे। कहाँ कहाँ पर? जो हॉटस्पॉट होंगे, मतलब जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ वहाँ पर। तो इन्होंने 9 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट चुने हैं और वहाँ पर कुल 305 ऐसे जगह पर लगाने के लिए काम करने का ये कर रही हैं, ठीक है। वो भी इतना हो हल्ला होने के बाद, बवाल मचने के बाद अब नज़र में आया है ये। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इसका क्या नतीजा निकलता है। और खबरें ये भी आ रही थी जहाँ जहाँ AQI का मीटर लगा था उसके आसपास छिड़काव कर दिया जा रहा था, है ना, जिससे AQI मीटर में कम दिखाए। तो ये सब कलाकारी की जा रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय क्या था? तो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय एक बार फिर से IPL बना, इंडियन प्रीमियर लीग। अक्सर देखो ये हमेशा बना रहेगा, हर साल यही रहेगा। कारण क्या जानते हो? IPL जो है ये चलता है 70 से 75 दिन। अब 75 दिन चलता है और उस 75 दिन में 60-65 दिन तो डबल डबल मैच रहते हैं। जब से 10 टीमें हुई हैं तब तक और मैच बढ़ गया है। अब जो जिसके फॉलोअर होते हैं वो बार बार सर्च करके स्कोर कार्ड चेक करते रहते हैं, है ना। जिनके पास नहीं रहता है डाटा उतना, तो वो स्कोर कार्ड चेक करते हैं। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए गूगल पर ही जाते हैं, तो वो IPL ही सर्च करते बार बार, समझ लो एक प्रकार से। तो ये हमेशा हर साल यही बना रहता है IPL ही टॉपिक, और ये बना ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए खैर, और भी लिस्ट देखते हैं क्या क्या सर्च किया गया 2025 में, आपने क्या क्या सर्च किया। तो ईयर इन सर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि IPL जो है सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक रहा है। टॉपिक मतलब अब IPL का स्कोर कार्ड हो सकता है, IPL से रिलेटेड जानकारी हो सकती है, वगैरह वगैरह। AI मॉडल जेमिनी दूसरा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला ये विषय था। जेमिनी पर लोग बहुत ज़्यादा सर्च किए, जेमिनी को सर्च किए। व्यक्तिगत कैटेगरी में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बारे में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया, इंडिविजुअल के रूप में। इसके अतिरिक्त एशिया कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्व कप, ये सभी खेल समाचारों में मुख्य रहे। मैंने आपको बताया ना, खेल जो होता है इसमें खासकर क्रिकेट में, इंडिया में तो क्रिकेट, इसमें लोग बार बार स्कोर कार्ड चेक करना, खिलाड़ियों के बारे में जानना, ये सब के लिए बार बार गूगल करते हैं और उसको ये सर्च हिस्ट्री में टॉप पर रख दिया है। दिसंबर 2025 में मोसाद के अगले प्रमुख कौन बने? मोसाद आप जानते हो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, खास करके फॉरेन मामलों की। तो मोसाद के प्रमुख चेंज हुए हैं। नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? रोमन गॉफमैन। रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। मेजर जनरल रोमन गॉफमैन ये इनके सैन्य सचिव रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, अब होंगे मोसाद के नए प्रमुख। किसकी जगह पर आए हैं? डेविड वार्निया की जगह पर आए हैं। डेविड वार्निया जो है अभी रिटायर हुए हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। अब रोमन गॉफमैन होंगे, ठीक है। मोसाद का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, और ये इजरायली लैंग्वेज में है इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दो। PM वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है। न्यू शकेल वहाँ की करेंसी होती है और जेरूसलम राजधानी है, ठीक है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 20,000 प्लस रन केवल और केवल 3 ही बनाए थे, अब चौथे बनाए हैं व्यक्ति भारत के क्रिकेटर। रोहित शर्मा बन गए हैं चौथे, ठीक है। कौन कौन 3 इससे पहले बनाए हैं? तो इससे पहले सचिन तेंदुलकर, भाई वो तो 30,000 भी पार कर चुके हैं, 34,000 सबसे ज़्यादा। दूसरे पर है विराट कोहली। विराट कोहली ने 27,910 रन बनाए हैं और राहुल द्रविड़ 24,000 रन बनाए हुए। तो 3 इनसे ऊपर हैं और 20,000 रन पूरा कर लिए हैं अभी रोहित शर्मा, ठीक है। 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला, विश्व भर में पूछा जाएगा तो विश्व भर में केवल 14 प्लेयर हैं, ठीक है। 14 खिलाड़ियों में विश्व भर में है। अगला, नुमालीगढ़ रिफाइनरी हाल ही में कौन सा दर्जा मिला इसे? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अभी नवरत्न का दर्जा मिला है। मैंने आपको बताया है ना कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं उसमें 3-4 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। 4 कैटेगरियों में वो वैल्यूएशन के मामले में और कितना फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, कितना और जगह पर वो व्यापार करते हैं अपना, कितना उनका प्रॉफिट रहा है, इसके आधार पर भारत सरकार की 4 कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है महारत्न, फिर होता है नवरत्न, फिर होता है मिनी रत्न कैटेगरी A, फिर होता है मिनी रत्न कैटेगरी B। तो ऐसे में जो 4 हैं उनमें से
ये नवरत्न कैटेगरी का दर्जा पाई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी देखिए ये कहाँ पर 2 दिसंबर को इसे मिला है, CPSC है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स। ये नवरत्न का दर्जा पाने वाली 27वीं CPSC बन गई है। अब इससे बेनिफिट भी मिलता है सरकार का। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, देखिए नवरत्न का कैटेगरी का अगर दर्जा मिला तो बिना सरकार की स्वीकृति के ये किसी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ तक का ये इन्वेस्टमेंट ले सकती है, 1000 करोड़ तक का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला ये लिस्ट ऑफ नवरत्ना है, आप देख सकते हो 27 नवरत्न कंपनी है टोटल, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये सभी नवरत्न है। अब इनसे और वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो ये नवरत्न से महारत्न कैटेगरी में पहुंच जाती हैं, ठीक है। हाल ही में किसने 2 अंडों को पकड़े हुए 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 331 पंच लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मतलब 2 अंडे दोनों हाथ में मुक्के में पकड़े थे, कच्चे अंडे, और उसके बाद पंच लगाए 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 331 पंच लगाए, और 331 पंच लगाकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये है कौन, ये है भाई दिव्य ज्योति सरकार। दिव्य ज्योति सरकार ये आपको दिख रहे हैं, इनके मुट्ठी में अंडा है और वो अंडा फूटा भी नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, अंडा फूटा नहीं तो मतलब कि अंडा फूटा नहीं का मतलब कि आपका जो ये पंच है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर पड़ने से वो हुआ। तो इस हिसाब से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और ये एक अद्भुत इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया दिव्य ज्योति सरकार के नाम। तो 12/7 पश्चिम बंगाल में ये 26 नवंबर को रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछला रिकॉर्ड 302 पंच का था, अब 331 पंच 1 मिनट में लगा है। अगला वर्ष 2025 में 20वें यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी कौन करेगा। तो 20वां ICH सत्र इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत इस बार मेजबानी करने जा रहा है 2025 का। ICH मतलब होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या कहें धरोहर, इसकी मेजबानी भारत करेगा। लाल किला नई दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर तक होगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या धरोहर का ये होता है, यूनेस्को मतलब आप जानते हो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1945 को। पेरिस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल जियानी इसके खालिद अल एनानी इसके नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना, ओके। तो दिवाली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। क्या पता शामिल हो जाए इसी आयोजन में, क्योंकि भारत आयोजित कर रहा है, जब भारत मेजबानी कर रहा है तो भारत इसको आयोजित कराएगा। अगला योगेश बड़ाडेकर किसके साथ मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप में अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है। साथियों भारत के वैज्ञानिकों ने या कहें भारत के जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने एक नई गैलेक्सी की खोज की है, एक नई आकाशगंगा की खोज की है। उसका नाम रखा गया है अलकनंदा। अलकनंदा अपनी वाली जो है वो है आकाशगंगा, तो वो जो मिल्की वे है जिसमें हम लोग हैं वो आकाशगंगा है, और ये नई मिल्की वे है जिसका नाम है अलकनंदा। इसको भी भारत ने ही खोजा है। इन्होंने इसे राशि जैन के साथ मिलकर के खोजा है। तो राशि जैन और ये मिलकर इन्होंने 12 बिलियन पूर्व वाले एक ऐसे आकाशगंगा की खोज की है। नाम इसका रखा है अलकनंदा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा का टेलीस्कोप है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे विशालकाय समझो टेलीस्कोप है। नासा ने इसे वो लॉन्च किया था, तो इसी के डेटा से इन्होंने खोजा है इन दोनों ने, ठीक है। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर से। ब्रह्मांड की आयु जब केवल 1.5 बिलियन वर्ष थी तब ये अस्तित्व में थी ये आकाशगंगा। ये आकाशगंगा एबल 2744 क्लस्टर में पाई गई है। सेम वैसे ही है, ये भी सर्पिलाकार जैसे अपनी वाली आकाशगंगा सर्पिलाकार है। आकाशगंगा नाम से कंफ्यूज मत होइए, आकाशगंगा नाम हम लोग इंडिया में कहते हैं, ठीक है। वैसे इसे मिल्की वे कहते हैं या दुग्ध मेखला हिंदी में। तो मिल्की वे जो है ये अपनी वाली है आकाशगंगा, एक नई मिल्की वे खोजी गई है अलकनंदा। तो आकाशगंगा अलकनंदा 2 हो गया, ठीक है। अगला मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जिसने मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया है। आपको अगर याद हो तो मैंने जब एक बार केरल का डाटा बताया था तो बताया था कि 95% से ऊपर अगर कोई चीज़ चली जाती है तो उसे 100% माना जाता है। ये कहा जाता है कि लगभग 100% हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने 97% का ये हासिल कर लिया है, मतदाता मैपिंग कर ली है और मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया है।
इसलिए कहा जा रहा है कि ये हो गया 100% या कहें पूर्णतः, तो पूर्णतः माना जाता है, ठीक है ना। 97% या 95% के ऊपर हो जाए जो भी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी दावा या आपत्तियाँ होगी वो 3% मतदाताओं को ही दस्तावेज ऑफलाइन जाकर जमा करना होगा, बाकी सब लोग का ऑनलाइन हो गया है वेरिफिकेशन, सब कुछ सारा डाटा ऑनलाइन हो गया है। और ये सब देन है SIR की। आप जानते हो SIR के लिए 16 दिसंबर डेडलाइन है, 16 दिसंबर के पहले पहले सब कुछ कर लेना है SIR वगैरह। फिर उसके बाद फरवरी तक, 14 फरवरी तक आपत्तियां जिनको देनी है वो आपत्ति वगैरह दे करके, मतलब जिनका नाम कटा है या कुछ हुआ है उनको मौका दिया जाएगा, वो दोबारा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद SIR कंप्लीट होगा। लास्ट वाला SIR जो हुआ था 2003 में हुआ था और 2003 से 4 तक चला था। इस बार का SIR जो है ये चल रहा है अभी, और इसमें दूसरे चरण में 12 राज्यों में हो रहा है, पहले चरण में बिहार में हुआ था, अगले चरण में बाकी राज्यों में होगा। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है ना, विशेष गहन पुनर्परीक्षण ऐसे कुछ है हिंदी में। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, ये नाम की किताब किसने लिखी है? तो भारत दैट इज इंडिया, इस किताब को लिखा है किसने? इसको लिखा है अभिजीत जोग ने। अभिजीत जोग की ये पुस्तक है, यहाँ पर देख सकते हो ये नाम इनका है, भारत दैट इज इंडिया। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भारत का संविधान शुरू होता है, पहला अनुच्छेद शुरू होता है, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया दैट इज़ भारत की जगह भारत दैट इज़ इंडिया कहा जाएगा। तो ये एक बड़ा मूव है, मतलब कि इंडिया जो है नाम वो गुलामी का संदेश देता है। अंग्रेजों ने वो गुलामों के संदर्भ में बोला था भारत को, इंडीज़ है ये, इंडियाज़, ठीक है। तो इसीलिए अब इंडिया को हम लोग सेकेंडरी रखेंगे, भारत को प्राइमरी नाम रखेंगे, ठीक है। खैर, तो भारत दैट इज इंडिया नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है इसी पर, और इस पुस्तक को अभिजीत जोग ने लिखा हुआ है। भारत की सभ्यता, जड़ों, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय पहचान इन्होंने इस पर लिखी हुई है। सुरुचि प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चे में रही और पुस्तकों को रिवाइज कर लेते हैं। फाइंडिंग होम अगेन, आवर क्वेस्ट टू बिलोंग, ये ऋचा शर्मा ने लिखी है। मोदीज मिशन, इसको बर्जिस देसाई ने लिखी है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, इसको सीरियस अनिल चौहान जी ने लिखा है। दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बवेजा ने लिखा है। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे की पुस्तक है। लिविंग द विवेकानंद वे, निखिल यादव और अनन्या अवस्थी की पुस्तक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये DY चंचूर, पूर्व CGI ने लिखी है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, मनीषा मुंद्रा ने लिखा है। और डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, रवि के मिश्रा की पुस्तक है, ठीक है। अगला, कहाँ पर 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित हुआ? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये आयोजित किया गया पंचकुला, हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ। अपने विज्ञान मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी। 6 से 9 दिसंबर तक हुआ। विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये इसकी थीम थी। तो विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति दिखाने के लिए हुआ। 11वां संस्करण था, याद रखना। अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? तो फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा प्रोजेक्ट महादेवा के जरिए, और महाराष्ट्र सरकार बढ़ावा देगी। युवाओं में जो अभी टीनेजर्स हैं जो फुटबॉल के प्रति अवेयर होना चाह रहे हैं, फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं या आना चाहे, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को महाराष्ट्र सरकार फुटबॉल में प्रेरित करेगी फुटबॉल खेलने के लिए, और प्रोजेक्ट महादेवा के तहत किया जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में 13 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको फुटबॉल की प्रतिभा पहचान कर उन्हें क्लब वगैरह में शामिल करा करके किया जाएगा। तो शुरुआत में 60 खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे, 30 लड़के और 30 लड़कियां। 5 साल की एक एकीकृत आवासीय छात्रवृत्ति होगी, और फिर इसके जरिए उनको ट्रेन किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ को इसको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2025 जीता? पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार इसको जीत लिया है अनंत अंबानी ने। अनंत अंबानी का एक प्रोजेक्ट है वनतारा, है ना। वनतारा जो है ये वन्यजीव संरक्षण पहल है इनका। इसमें ये घायल हाथियों का और ऐसे बहुत सारे जानवरों का ये वहाँ पर रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर पद पे भी हैं। तो इनको वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार मिला हुआ है। ये पुरस्कार दिया है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने, ठीक है। तो वाशिंगटन DC में एक आयोजित समारोह में इनको
दिया गया है अनंत अंबानी को। तो ये अवार्ड पाने वाले ये पहले एशियाई भी बन गए हैं और अब तक के सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है जी, तो ये थे 16 क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये दोनों ही दिन के करंट अफेयर थे, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो मैंने आपको बताया। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, सारा क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। आप लोग प्यार नहीं देते हो, शेयर नहीं करते हो, इसीलिए वीडियो लेट होती है या इसमें कम रिस्पांस रहता है। तो आप लोग शेयर सपोर्ट करो तो फिर इसको और अच्छे से मजबूती दिया जाए। खैर, PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र ई बुक आप ले सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कवंदीपुरी गुड़ पाउडर GI टैग दिया गया, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 131वीं है। आज आपको क्या बताना है, किस राज्य में भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति सैन्याभ्यास हुआ। इसके अलावा रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा के लिए कितने समझौते का आदान प्रदान हुआ है भारत और रूस के बीच में। तो दोनों कमेंट करके आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।